नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी टीआरई का जो एग्ज़ाम है 4.0 का कैलेंडर जारी हो चुका है और वो जो है सितंबर महीने में आपका एग्ज़ाम जो है वो प्रस्तावित है। इसी को देखते हुए हम लोग बीपीएससी टीआरई को के लिए जो यूथ कंपनी का यूथ पब्लिकेशन का भी एक मार्केट में बुक आया है, उसमें 3000 जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो उसको जो है हम लोग एनसीईआरटी एससीईआरटी पे ये बेस्ड है, तो उसको हम क्रमवार तरीके से देखेंगे। और अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो ऐसे ही हम लोग जो है चैप्टर वाइज करके पॉलिटी, ज्योग्राफी और अन्य सब्जेक्ट का जो है वो हम लोग वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये इसमें आप देखिएगा तो एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, लेकिन हम एक्सप्लेनेशन को ध्यान नहीं देंगे, हम इसको शॉर्टकट मेथड से बनाने का कोशिश करेंगे। पहला चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम का। तो चलिए फटाफट हम लोग जो है क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो है मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और लिखने के लिए मैं अलग से मैं पेज को ऐड कर रहा हूँ। बताइएगा कि आप लोगों को इसमें किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, जिससे एक तरफ पेज रहेगा और एक तरफ जो है हमारा वो क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा पैटर्न रहेगा। अगर आप लोगों को ये जिस तरीके से अभी हम एक तरफ क्वेश्चन और दूसरे तरफ एक्सप्लेनेशन करवा रहे हैं, अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो बताइएगा, और नहीं तो हम सीधे एज इट इज़ इसी पे आपको करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि 50 प्रश्नों वाले जांच परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो है -1/2 यानी आधा अंक दिया जाता है। फिर एक परीक्षार्थी ने उस जांच परीक्षा में सभी प्रश्नों का प्रयास किया, यानी वो 50 का 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया है और उसको जो है टोटल 40 अंक प्राप्त हुआ है। तो उसने कितने प्रश्न सही किए हैं। ठीक है, तो देखिए नंबर सिस्टम का जितना भी क्वेश्चन है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको बाय ऑप्शन बनाना है। तो हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो हम ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। अगर उसको 40 अंक उसने प्राप्त किया है, तो अगर हम पहला ऑप्शन उठाते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पे 24 है। तो अगर हम पहला ऑप्शन यहाँ पे देखें तो अगर उसको 24 अंक, अगर 24 प्रश्न अगर वो सही करता तो उसको टोटल मार्क्स कितने मिलते। उसमें थोड़ा सा बोर्ड का दिक्कत आ रहा है, तो मैं ऐसे ही आपको इसी पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन हमारा 24 दिया हुआ है। 24 अगर उसने प्रश्न सही किए होंगे तो उसको टोटल जो मार्क्स है वो कितने मिले होंगे। एक मार्क्स में 2 अंक दिए जाते हैं, तो इसको टोटल मिले होंगे कितने, 24 दूना 48 नंबर उसको मिला होगा। तो 24 क्वेश्चन अगर वो राइट करेगा तो 50 में से रॉन्ग कितना करेगा, तो रॉन्ग करेगा वो 24 6 30 और 20 50। अगर वो 26 क्वेश्चन रॉन्ग करेगा तो उसके मार्क्स कितने कटेंगे, आधा, यानी 26 का 13 नंबर कट जाएगा। और अगर 48 में से हम यहाँ पे 13 को अगर हम लेस करते हैं तो हमको रिमेनिंग क्या आता है, यहाँ 5 और यहाँ 3, 35 नंबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ 40 है, तो हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, बाय ऑप्शन देखना है। दूसरा उठाते हैं, अगर उसने 26 क्वेश्चन सही किए होंगे तो उसके जो मार्क्स हैं टोटल कितने बन रहे होंगे, 52 नंबर बन रहे होंगे। तो उसने रॉन्ग कितने किए होंगे, उसने रॉन्ग किए होंगे 24 26 4 30 20 50। 24 क्वेश्चन उसका रॉन्ग होगा, और रॉन्ग के लिए उसके टोटल आधा नंबर के हिसाब से जो कटेंगे, 0.5 के हिसाब से कटेगा तो 12 नंबर कटेगा, और उसको जो टोटल नेट मार्क्स है वो 40 नंबर आएगा। और वो यहाँ पे यही कह रहा था कि वो 40 अंक प्राप्त करता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, हमको इतना गुना भाग नहीं करना है, हमको सीधे आंसर पे पहुंचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 243 के अभाज्य गुणनखंड में
3 की अधिकतम घात क्या होगी। तो यहाँ पे हम 234 का जो एकदम बेसिक से अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। 3 से करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 निम्मा 27। 3 एकम 3 और 3 तिया 9 हो जाएगा और 13 एकम 13 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमको 234 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3 गुने 13, यानी 2 गुने 13 का स्क्वायर, सॉरी 2 गुने 3 का स्क्वायर और गुने 13। तो ये पूछा अधिकतम घात कितना है, तो अधिकतम घात 2 है। तो राइट आंसर हमारा जो है यहाँ पे सॉरी डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि नीचे कई वास्तविक संख्याएं के दशमलव प्रसार दिए हैं, इनमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए परिमेय संख्या वैसा संख्या होगा जिसको हम p/q के रूप में जो है लिख सकते हैं। ठीक है, और p/q के रूप में जो है दिए गए विकल्प में से अगर हम देखें तो यहाँ पे ए को लिख सकते हैं, सी को लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है ये देखिए यहाँ पे 120, यहाँ देखिए 100, 1200, फिर 12,000, फिर 12,000 के बाद क्या हो जाएगा 1,20,000, ऐसे करके जो है 0 फिर 1 2 का रिपीटेशन होते रहेगा और इसको p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। तो इसका आंसर बी हमारा अपरिमेय हो जाएगा। बाकी ए और सी जो है ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। चौथा नंबर हमारा प्रश्न है कि √2 और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 और √3 के बीच जो अपरिमेय संख्या है वो दिए गए विकल्प में √2.5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है तो परिमेय है। यहाँ पे देखिए √25 को हम 5 लिख सकते हैं और 5 को हम p/q के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी संख्या के नीचे अगर कुछ नहीं है तो एक सदैव होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि √6 एक संख्या है। तो √6 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अगेन क्यों, क्योंकि इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय है, तो डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि √121 को हम 11 गुने 11 लिख सकते हैं, यानी 1 11 12, 1 11 जो है बाहर आ जाएगा और इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। आंसर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि 387/405 का सरलतम रूप है। तो मेनली है, इसको हम आप भाग करके देख लेंगे। तो 3 से अगर काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 निम 27 और नीचे आ जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 129/135, यानी आंसर डी हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर का। देखिए ये सारा जो इसमें क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन PYQ है। ठीक है, और इसी तरीके से जो है पर डे 30 क्वेश्चन का जो है वो सेट हम लेकर के आया करेंगे। आप लोग देखिए और इन्जॉय करिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भिन्न के अंश तथा हर का योग 8 है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न हमको 3/4 बन जाता है। तो भिन्न क्या होगा। तो यहाँ पे मेनली ऑप्शन देखेंगे कि अंश और हर दोनों का योग 8 है, तो 5 3 8, यहाँ पे भी 8 है योग, यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है। तो यहाँ से तो ऑप्शन हमारा नहीं मिला, लेकिन अगर अंश में 3 और हर में 3 जोड़ेंगे तो वो 3/4 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो दिए गए विकल्प में अगर हम 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 4/3, लेकिन लाना क्या है 3/4। अगला देखिए 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और जब इसको काटेंगे तो हमारा 3/4 आ जाएगा और यही क्वेश्चन कह रहा था। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। ये इतना लेंदी हमको नहीं करना है बार बार, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास इतना समय नहीं होगा। अब भाई ऑप्शन बनाना सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन 54 का अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड सिंपल तरीका से अगर हम निकालेंगे यहाँ पे तो ये देखिए 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14,
3 निम 27 और 3 तिया 9, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3 का क्यू। तो इसका अभाज्य गुणनखंड जो हमारा 2 गुना 3 का क्यू, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है कि यदि p 3 के पावर n रूप का हो और q 6 के पावर n गुने 5 के पावर m रूप का हो तो p बट्टे q का दशमलव प्रसार कैसा होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कुछ भी मान रख लीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जो n का वैल्यू यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा। तो n का वैल्यू अगर हम 2 ले लेते हैं और अगर हम m का वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो अब इसको बनाइए तो ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर यानी 9, और ये p है, और q हो जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 5 का q गुने यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब बट्टे में क्या होगा हमारा, अब बट्टे में हमारा हो जाएगा 6 का स्क्वायर गुने 5 का q। तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं 9 बट्टा 36 गुने 125, 9 चौक 36 हो जाएगा, और 125 को 4 से गुना करेंगे, यानी ओवरऑल देखेंगे तो इसको p बट्टे q के रूप में हम लोग जो है वो लिख सकते हैं, और ये जो है इसका वैल्यू शांत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 12 नंबर का। अब 12 नंबर प्रश्न देखें तो 12 नंबर प्रश्न है कि संख्या जो है 3.24636363 क्या है। तो देखिए 6363 के बाद आगे अगर डॉट डॉट रहता तो ये अपरिमेय हो जाता, लेकिन ये संख्या रुक गई है। अगर इसको बट्टे में हम इसको तोड़ेंगे तो इसके नीचे जितना 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी p बट्टे q के रूप में जो है हम इसको लिख सकते हैं। तो यानी ये जो है हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर का कि ये जो है ये क्या है, तो ये भी जो है हमारा एक परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 पे 4 जीरो लिख सकते हैं, ठीक है, और यानी ये p बट्टे q के रूप में है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या एक यौगिक संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। बात करें तो यौगिक संख्या जो है ये एक धनात्मक पूर्णांक है जिसे एक और स्वयं के अलावा अन्य पूर्ण संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है। एक का केवल एक गुणनखंड है जो कि एक ही है, अतः एक न तो अभाज्य है और न ही यौगिक है। ये ध्यान रखिएगा, एक न तो अभाज्य है और न ही यौगिक है। जहाँ पे परिभाषा लगेगा वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी जो है हमारा तरीका सेम रहेगा। कम शब्दों में क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है कि किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। दिए गए क्वेश्चन में अगर आप देखिएगा तो अगर ऑप्शन में सी को देखता हूँ, देखिए आपको सीधा सीधा क्वेश्चन देखना आना चाहिए। √9 को आप क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √3 गुने √5। यहाँ से तो 3 आ जाएगा लेकिन यहाँ √5 रह ही जाएगा, तो ये नहीं होगा, इसका कोई सवाल नहीं है। √27 को क्या लिख सकते हैं, √3 तिया 9 तिया 27 और √3, यानी 2 रूट का जो है वो 1 3 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, यानी ये 9 हो जाएगा, और यही जो है हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि 2√3 का 1√3 बाहर आएगा, 1 3 बाहर आ जाएगा, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय है। विजातीय मतलब दिए गए विकल्प में जो है वो कौन अलग है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये तो ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 16 किसका वर्ग है 4 का, और ये 2 का, तो इसको -4 बटे 2 लिख सकते हैं। ये भी सब बटे में है, लेकिन ये देखिए ये बटे में नहीं है, यानी ये हमारा क्या है, ये जो है ये अपरिमेय संख्या है। तो सी नंबर जो है वो विजातीय, यानी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है कि 11/15 का दशमलव प्रसार क्या है। अगर आप 11/15 को देखिएगा तो 15 से हम अगर 11 में भाग देंगे तो 0 दशमलव यहाँ 0 आ जाएगा, और भाग देंगे तो क्या होगा यहाँ पे हमारा 15 सत्ते 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 5 दशमलव है तो 0, 15 तिया 45, फिर 5 आ जाएगा, फिर 0, यानी यहाँ पे रेकरिंग लग जाएगा, यानी
तीन 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 आते रह जाएगा। तो यानी ये संख्या जो है हमारा ये अशांत आवर्ती है। अगर यहाँ पे पूरा कट जाता तो वो शांत हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि 47 से 379 में भाग देने पर शेष 3 बचे तो भागफल क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए जो है, ऐसे क्वेश्चन में देखिए हम डायरेक्ट भाग लगा लेंगे। 47 से 379 में भागा देंगे तो 47 अट्ठे हमारा हो जाएगा 376 और भाग शेष कितना बच जाएगा 3। तो वो भागफल पूछ रहा है, तो आंसर बी हमारा राइट हो जाएगा। इसका एक फॉर्मूला भी है, वो भी जान जाइए आप लोग। जैसे इसका जो फॉर्मूला है वो होता है बेसिकली भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो यहाँ पे अगर भाज्य देखें हमारा तो भाज्य कितना है 379 है, भाजक कितना है तो भाजक 47 है, भागफल कितना है तो वो हमको जो है वो ज्ञात करना है और प्लस में क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है हमारा भागफल इधर ही रह जाएगा और ये हो जाएगा 379 बटे में 47, सॉरी 379 इधर है, शेष हम तो यहाँ पे हमारा 3 बच रहा है ना, 3 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 376 हो जाएगा और बट्टे में 47 कर देंगे तो हमारा आंसर 8 आ जाएगा। लेकिन जो मैंने पहला तरीका बताया है आप वैसे ही सॉल्व करिए, आपका समय बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि a परिमेय संख्या है तो 1/a क्या होगा। तो ये भी परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि जी परिमेय संख्या को जो है हम उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो वो हमारा परिमेय होगा। अगला क्वेश्चन है कि 11.23456 क्या है। तो 11.23456 जो है ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डैश 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 है, यानी अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो 3 1 2 है, यहाँ पे 4 1 2 है, फिर यहाँ पे 5 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर आगे यहाँ पे 6 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। इस तरीके से आते रहेगा, यानी ये संख्या जो है ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का रिपीटेशन देखिए ना, 20 में भी आया है, 24 में भी आया है, 23 में भी आया है, 24 में भी आया है। स्टेट का ही ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। यानी अगर आप PYQ कर लेते हैं ना, वो आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा। इवन सीटेट में भी इसी तरीके का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि कोई भी विषम पूर्णांक होगा जहाँ Q पूर्णांक है, तो आप Q के जगह पर जो है वो कोई भी वैल्यू रख लीजिए। सपोज करिए अगर मैं 2 रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 5 17, ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये तो 5 गुने 0, तो ये तो 0 हो गया पूरा, तो ये हो गया 12, ये हो गया हमारा 6 दूनी 12 12 और 3 दूनी 6 यानी 18, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 12 10 22। तो दिए गए विकल्प में विषम हमारा एक ही है, तो एक ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। रूट 15 कैसी संख्या है। तो रूट 15 जो है ये अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म जो है वो सह अभाज्य है। अब देखिए सह अभाज्य वैसा संख्या होता है जिनका एक के अलावा कोई अन्य जो है वो सर्वगुणनखंड होता ही नहीं है। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 5 15, 5 तिया 15। पहले एक ही चेक करते हैं, 16 को 2 8 16, 8 दूनी 16, 4 चौका 16। 21 को क्या लिख सकते हैं 3 7 21, 7 तिया 21। लेकिन 9 को क्या लिखेंगे 3 तिया 9 और एक ही लिख सकते हैं 1 गुने 9। ठीक, बाकी तो इस सब का भी होगा, 15 गुने 1 होगा, इसका 16 गुने 1 होगा, इसका 21 गुने 1 होगा। तो हमारा जो सह अभाज्य है वो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर, π/2 कैसी संख्या है। तो देखिए पाई जो है हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, पाई जो है अपरिमेय संख्या होता है। अगर पाई का मान देगा, अगर कोष्टक में कि पाई का मान डाल के बताएं तो पाई का जो वैल्यू है वो 22/7, ये तो परिमेय हो जाएगा। लेकिन सीधा पाई दिया रहेगा तो वो हमारा अपरिमेय संख्या होता है। तो किसी भी संख्या का अगर ऊपर का ही संख्या अपरिमेय है तो वो भी हमारा अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि दो संख्याओं का योग 35 है और उनका अंतर 13 है, तो दोनों संख्याएं होगी। तो देखिए दो संख्या का योग तो सब इसका 35 है, इसका 35 है, इसका तो होबे नहीं करेगा, और अंतर यानी 13 है, इसका अंतर क्या हो जाएगा, इसका अंतर 11 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, और इसका अंतर 5 होगा तो ये भी नहीं होगा। आंसर डी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है हमारा कि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार जो है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या से गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है। 28 नंबर का क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि इसका जो है दशमलव प्रसार कौन है। तो इसको हम देखिए 2/3 से 2/3 कट जाएगा, ऊपर में 1 बचेगा, नीचे में 5 25 हो जाएगा। तो 1/25 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.04, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो इसका दशमलव प्रसार अगर हम देखेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, 2/5 आ गया, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या हमारा शांत हो जाएगा। अगला 2/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.4 भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा शांत हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न, और आज का हम लास्ट प्रश्न ये करेंगे, और 30 करके जो है हर एक दिन लेक्चर आएगा, तो आप लोग उसको गौर से देखिए और समझिए। मेनली जो है आपको डिस्कशन पार्ट पे फोकस करना है। यहाँ पे आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा। तो इसमें सीधे सीधे हम जो है पहले हर का देख लेते हैं, इस सब का गुणनखंड निकाल के देख लेते हैं। तो 455 का जो गुणनखंड है, तो देखिए दशमलव तो सब में पहले लग जाएगा, क्योंकि ऊपर सब में छोटी संख्या है, 0 सब में बैठाना पड़ेगा अपने मन से, और जब भाग लगाएंगे तो दशमलव तो ऑलरेडी आ जाएगा। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो हो जाएगा 0.5 सत्ते 35 आ 13 455 हो जाएगा। ठीक है। और इसका हो जाएगा हमारा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और 32 पंचे 160 हो जाएगा। ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32, 32 पंचे 160। 105 का अगर देखते हैं तो 3 पचे 15 सत्ते 105, 85 का होगा 17 पचे 85। तो दिए गए विकल्प में अगर हम देखें तो शांत दशमलव प्रसार जो है वो हमारा बी का ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी हर का जो गुणनखंड है वो अगर 5 होगा तो वो हमारा 5 से ऑब्वियसली कट जाएगा। यहाँ पे 13 है तो ये तो कटेगा ही नहीं, 17 है ये भी नहीं कटेगा, 7 है ये भी नहीं कटेगा, यहाँ 5 है तो यही हमारा कटेगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। और अगला जो है 30 क्वेश्चन वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसा लगा। और इसी तरीके से जो है हम पूरा NCERT 6 to 12 का जो है वो पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और हिस्ट्री सब का लेके आएंगे बारी बारी से। सब में ऐसे 50 या पॉलिटी में 35, 50 या 25 क्वेश्चन करके हम लोग इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और रिवीजन कंटिन्यू करिए। जय हिंद।